बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है बंगाल का राजनीतिक रौरव नरक। संयोग की बात है कि आज ही कॉमरेड ज्योति बसु का जन्मदिन भी है। ज्योति बसु अगर जीवित होते और बंगाल की ये दशा देखते तो शायद बहुत दुखी होते। बंगाल के चरित्र को बदलने में, बंगाल के सामाजिक जीवन को बदलने में, बंगाल की जनता के जीवन में सुधार लाने में कॉमरेड ज्योति बसु की बहुत बड़ी भूमिका थी। और यह भी एक वास्तविकता है कि उनके रहते हुए ही बंगाल का डिक्लाइन भी शुरू हो चुका था। तो सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि उन्हें देना चाहूँगा कि हमें उनके जन्मदिन पर ये मौका मिला और ये कोइंसिडेंट था। मैंने जब विषय फेसबुक पर लगाया तो मुझे मालूम नहीं था कि आज जन्मदिन है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे आज तो उनका जन्मदिन है। बंगाल की अभी स्थिति दिल्ली और महाराष्ट्र से भी बदतर है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज को नहीं जानते और जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया है उसमें तो वो एकदम कवरेज से गायब है। कलकत्ते में जो कि अखबार की खबरें बताती हैं, कोरोना का जो प्रकोप है वो इस कदर फैल चुका है कि हर 5वें 6ठे घर में कोरोना दिखाई दे रहा है। मास स्केल पे फैल चुका है। बंगाल के जो दूसरे शहर हैं उनमें भी इसका असर बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने एक बार कहा था, बंगाल की सरकार बहुत ही चालाकी से कोरोना के डाटा को एक तो दर्ज नहीं कर रही और जो दर्ज हो रहा है उसकी सही ढंग से सूचनाएं बाहर नहीं आ रही। कोरोना को लेकर इतने बड़े पैमाने पर सच्चाई पर पर्दा डाला जाएगा, इसकी बंगाल में शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। सबसे जागरूक, सबसे समर्थ मध्य वर्ग जिस राज्य में हो, उस राज्य में राज्य सरकार कोरोना से संबंधित डाटा दर्ज न करे, कोरोना से लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी न करे, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। और यह भी चिंता की बात है कि यह सारा का सारा प्रसंग चल रहा है। आप सोचकर देखिए, जो पार्टी पहले वहां सत्ता में थी उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, यानी वामपंथियों की, और जो पार्टी सत्ता में आना चाहती है वह पार्टी चुप बैठी है, यानी बीजेपी। और जो पार्टी अभी सत्ता में है वह पार्टी यथार्थ का एकदम दमन कर रही है। और यह यथार्थ का दमन वैसे ही किया जा रहा है जैसे कि इसके पहले बंगाल के जो सामाजिक राजनीतिक यथार्थ है उसका दमन किया गया। पद्धति एक ही है। इसलिए मैंने जानबूझ के ये शीर्षक रखा कि ये जो बंगाल का जो
राजनीतिक रौरव नरक है, वो रौरव नरक देखें तो सही, हम लोग जाने तो सही। मैंने 27 साल वहां नौकरी की और नौकरी करके बहुत कुछ सीखा मैंने बंगाल से, बंगाल के बारे में बहुत कुछ सीखा। और मैं बहुत विनम्रता से ये चीज दर्ज कराना चाहता हूं आप लोगों के बीच में कि संभवतः मैं हिंदी का अकेला ऐसा शिक्षक हूं जिसने सबसे अधिक बंगाल पर लिखा। मैं लेखक तो हूं नहीं, क्योंकि लेखक तो जो हैं वो ठेकेदारी जिनके पास है वो लेखक हैं। बंगाल की राजनीति, बंगाल के राजनीतिक दल, बंगाल की प्रमुख घटनाओं पर, बंगाल की जो बदलती हुई वास्तविकता है उस पर आप प्रश्न कीजिए, आप प्रश्न कीजिए उन तमाम प्रगतिशील जनवादी लेखकों से जो बंगाल आते रहे हैं। किसी ना किसी जलसे में उनको आने का मौका मिला है। कुछ लेखक तो ऐसे बड़े लेखक थे कि वो साल में 4-4 बार आते थे, लेकिन उनकी लेखनी में, उनके वक्तव्य में कभी भी बंगाल के नरक के दर्शन नहीं होते। यहां तक कि मैं जब जेएनयू में पढ़ता था और मैं पहली बार बंगाल पहुंचा, मैं जेएनयू में रहते हुए, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही ऑनेस्ट, मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं मैं आपको, और जेएनयू के और दिल्ली के प्रवेश की कमजोरी बता रहा हूं मैं आपको, कि 89 तक, जब तक मैं बंगाल नहीं गया था, बंगाल के बारे में हम जितना भी जानते थे कम जानते थे और गलत जानते थे। मैं किसी द्वेष के तहत यह बात नहीं कह रहा हूं। मैंने अपने जीवन के मूल्यवान 25 साल सीपीएम की सेवा में खर्च किए। सीपीएम से बहुत कुछ सीखा। सीपीएम के मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे दुश्मन भी हैं। सीपीएम के जो मेरे बहुत अच्छे दुश्मन हैं, उन्होंने मेरा बहुत नुकसान भी किया। मैं पर्सनल चीजें नहीं लाना चाहता। रौरव नर्क कैसा है, जब मैं 89 में पहली बार बंगाल, ये जो आज की जो बातचीत है, ये व्यक्तिगत भी है और राजनीतिक भी है, और ये थोड़ा सा किताब की जो लीक है, प्रोपेगेंडा की जो लीक है, उससे हटके है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूं यहां मैं वर्षों से लिखता रहा हूं, और मैं बदनाम हूं इसी बात के लिए कि मुझे अगर सच दिखाई देता है तो मैं बोलता हूं, अगर मुझे लिखने का मौका मिलता है तो मैं लिखता हूं। मैंने लिखा भी, बहुत लिखा है। मेरे मीडिया समग्र का तो एक पूरा खंड ही बंगाल पर है। इतने लेख कभी किसी भी लेखक ने बंगाल पर नहीं लिखे। उसके अलावा सैकड़ों लेख मैं इधर उधर लिख चुका हूं, सैकड़ों। और ये मैंने शौकिया नहीं लिखे। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि जब मैं 89 में बंगाल पहुंचा और मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की नौकरी हासिल की, उन नौकरी के साथ ही बंगाल की एक नई इमेज मेरे सामने आई, और ये तथ्य मैं पहली बार सार्वजनिक तौर पर आपको शेयर कर रहा हूं। दो लोगों को अपॉइंटमेंट मिलना था। हम दो लोगों का चयन हुआ था, मैं था और एक मेरे अलावा एक और महिला थी जिनका चयन हुआ, जो बाद में सीपीएम की राज्यसभा की एमपी रही, 2 बार रही। बाकायदा इंटरव्यू के जरिए हमारा सिलेक्शन हुआ और सिंडिकेट से प्रस्ताव पास हो गया। और उन दिनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे भास्कर राय चौधरी, बहुत बड़े डॉक्टर थे कलकत्ते के, बहुत ही नामी और बहुत ही बेहतरीन आदमी थे। सिंडिकेट से पास होने के बावजूद, अप्रूवल होने के बावजूद भी सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के उन्होंने मिनट्स पर साइन नहीं किए, और जब उन्होंने साइन नहीं किए तो बहुत सीरियस समस्या हुई है। कई महीने तक जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो नहीं मिला मुझे। सो अल्टीमेटली मैं कलकत्ता गया और कलकत्ता जाके मैं वाइस चांसलर से मिला कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, सिंडिकेट ने भी पास कर दिया, आप मिनट्स में साइन।
तो वाइस चांसलर ने बहुत ही खुल के कहा कि हम तुम्हें ज्वाइन नहीं करने देंगे। क्यों? बोले कि हम जिसे चाहते थे उसका हुआ नहीं, और तुम्हें तो हम चाहते नहीं। सीपीएम की लेफ्ट फ्रंट की सरकार, मैं सीपीएम का मेंबर, मैंने अपॉइंटमेंट में सीपीएम की किसी भी किस्म की सिफारिश का इस्तेमाल नहीं किया, फेयर डील, और उस पर वाइस चांसलर कह रहा है तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे और इसे लैप्स करने देंगे सिलेक्शन को। मैं लौट के पार्टी ऑफिस गया, वहां मैंने शिकायत की, और मैंने वाइस चांसलर से उस दिन, क्योंकि मैं यंग था और मैं छात्र राजनीति कर चुका हूं, तो मैं वाइस चांसलर से बात करना जानता था, आज भी जानता हूं। मैंने कभी वाइस चांसलर को महत्व नहीं दिया अपने जीवन में। मैंने भास्कर राय चौधरी से सिर्फ एक बात कही थी कि कल मैं आगे ज्वाइन करूंगा। और जब मैं लौट के पार्टी ऑफिस गया, पार्टी ऑफिस में एक ही नेता थे जो मुझे जानते थे, और वो थे अनिल विश्वास। उनसे मैंने जाके कहा, बोले हैं तुम्हें चिट्ठी नहीं मिली अब तक? मैंने कहा ना। उन्होंने तत्काल फोन किया, बोले साइन करो अभी। वाइस चांसलर ने तत्काल साइन किए। वाइस चांसलर ने तत्काल साइन करने के बाद ही मैं सुबह ही 10 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचा, और मैंने यूनिवर्सिटी से अपने अपॉइंटमेंट लेटर की डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी तो वो डाक से मेरे दिल्ली के एड्रेस पर भेजी जानी थी, वो मुझे मिल ही नहीं सकती थी। मैंने डुप्लीकेट कॉपी ली और मैंने वहीं अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने एक दोस्त हैदर अली से लिखवा के, क्योंकि मैं अंग्रेजी लिखना नहीं जानता था, वो हिंदी में लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, मैंने साइन करके दिया और मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद में मैं सीधे एकदम वाइस चांसलर के ऑफिस गया, और मैंने वाइस चांसलर जाके कहा कि मैंने आपसे कल कहा था कि कल मैं ज्वाइन करूंगा, और मैंने आज ज्वाइन कर लिया है। और मैंने कहा कि मेरी आपकी ये ओपनिंग बड़ी खराब हुई है। मैंने आज तक कभी किसी भी वाइस चांसलर के सामने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, कभी राजनीतिक सिफारिश का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं अब उम्मीद कर रहा हूं कि मैं वाइस चांसलर ऑफिस में कभी नहीं आऊंगा। आप विश्वास कीजिए, ये मेरे लिए बहुत झटका था कि जहां लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट हो, वहां प्रशासन इस तरह से मनमानी कर सके, और वहां पॉलिटिकल प्रेशर इस तरह का हो। किसका प्रेशर होगा आप जस्ट गैस कीजिए, मैं बोलूंगा नहीं। आप सोच ही नहीं सकते कि लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी और प्रेशर था बीजेपी का। वाइस चांसलर चाहते थे कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता जो गुजर गए हैं, उनकी बेटी का अपॉइंटमेंट हो, वे उसमें इंटरेस्टेड थे। मेरे पास सारी डिग्रियां, हर तरह से क्वालिफाइड, 3 एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन मेरे पक्ष में, इसके बावजूद वाइस चांसलर ज्वाइन नहीं करने दूंगा। उस दिन मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि बंगाल के बारे में जो मैं सोच के आया था, ये बंगाल वो नहीं है। दूसरा झटका मुझे कुछ दिन बाद ये पृष्ठभूमि में सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको, मतलब उसके बाद में हम दूसरी बात करेंगे। ये पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है जानना। दूसरे घटना ये घटी कि कुछ दिन बाद मैं चूंकि सीपीएम का मेंबर था, तो सीपीएम की जो ब्रांच थी उसमें मैं पहली बार वहां शामिल हुआ, और सीपीएम की ब्रांच की मीटिंग हुई, और मेरी ब्रांच में सब प्रोफेसर थे और एमपी थे और मंत्री थे, इस तरह के लोग थे। सब लोग पूछ रहे थे कि, सब लोग बता भी रहे थे कि उन्हें कहां कहां काम करना है। स्टेट पार्टी सेक्रेटरी मीटिंग में बैठे हुए थे और सबसे पूछ रहे थे कहां काम करोगे। सब लोग कह रहे थे कि हम अपने मोहल्ले में काम करेंगे, पढ़ाई काज करो। तो मैंने भी सोचा कि जब सब लोग अपने मोहल्ले में काम कर रहे हैं तो मैं भी अपने मोहल्ले में काम करूंगा। भाई, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर के नाते आपको बताना होता है कि आप कहां काम करेंगे।
तो पार्टी सेक्रेटरी ने तत्काल कहा कि तुम्हें हम मोहल्ले में नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा क्यों, ये सारे लोग मोहल्ले में जाएंगे, मुझे क्यों नहीं भेजेंगे आप? बोले नहीं, तुम जेएनयू से आए हो, तुम्हें कोई यहाँ का अनुभव नहीं है। मैंने कहा नहीं, असल बात बताओ। बोले कि मोहल्ले में नीचे बड़े गुंडे हैं पार्टी में। और ये मेरे लिए शॉकिंग था। मैं जिस लेफ्ट फ्रंट को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की हर मीटिंग में डिफेंड करता रहा, जिस कम्युनिस्ट पार्टी को मैं अपनी पूरी लाइफ में डिफेंड करता रहा, उस कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी कह रहा है कि मैं तुम्हें बंगाल में गली मोहल्ले में काम नहीं करने दूंगा क्योंकि वहां पार्टी की इकाइयों में गुंडे बहुत हैं, तुम्हें परेशानी होगी। और उन्होंने मुझे किसी भी मोहल्ले की इकाई में काम नहीं करने दिया क्योंकि मैं दुखी हो जाता इससे। अब देखिए दूसरा मजा। अब मोहल्ले के लोग तो जानते नहीं थे, मोहल्ले के लोगों के लिए तुम्हें हिंदी भाषी यूनिवर्सिटी का अब असेंबली इलेक्शन में मैं कंटिन्यूअसली सीपीएम के स्टार कैंपेनर के तौर पर उनकी स्टेट लिस्ट में था और मैं कैंपेन करता था, लेकिन मोहल्ले में लोग नहीं जानते थे कि मैं सीपीएम का हूं। मैंने वहां पहली बार अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखाया और वोटर लिस्ट में नाम लिखाने के बाद दिलचस्प बात यह हुई कि मेरे मोहल्ले में ही मेरा वोट कोई और डाल गया। मैं जब वोट डालने के लिए पहुंचा, मेरे परिवार के लोग थे और वे परिवार में मेरे साथ में उस समय जो लोग थे वो सब बंगाली थे। तो दिलचस्प बात यह थी कि जो बंगाली थे मेरे परिवार के लोग, उनका वोट किसी ने नहीं डाला, लेकिन मेरा वोट कोई डाल गया। अब मेरे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेशन कि मैं जिस पार्टी के लिए पूरे राज्य में कैंपेन कर रहा हूं, उस पार्टी की स्थिति है कि मेरे ही बूथ पर कोई वोट डाल गया मेरा। मैंने पूछा लोगों से, तो उनका हमें मालूम नहीं। तो मैंने सीपीएम के लोगों से पूछा कि कौन वोट डाल गया मेरा, कैसे हुआ ये? परिवार के बाकी लोगों के वोट नहीं डाल के गया कोई, लेकिन मेरा वोट कोई डाल के चला गया। और ये अपने आप में मेरे लिए शॉकिंग था। जब मैंने पार्टी के लोकल व्यक्ति से, जो कि वहां पोलिंग बूथ पर बैठा था, मैंने कहा कि मैं पार्टी मेंबर हूं, तो बोला कि हमें तो मालूम नहीं थी, हम तो समझते थे आप बीजेपी के आदमी हैं। तो मैंने कहा कैसे समझे आप ये बात? बोले कि आप हिंदी भाषी हैं ना, तो हिंदी भाषी सब बीजेपी के होते हैं। अब आप सोचिए, और ये जो घटना है, ये घटना मैंने फेसबुक पर लिखी भी। आपसे मैं आज, क्योंकि एक डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग दाखिल हो रहे हैं, तो इसे मैं शेयर कर रहा हूं। यानी आप ये सोचिए कि एक बहुत ही सुसंगत नेटवर्क, ये तब जबकि मैं सीपीएम का मेंबर, मैं सीपीएम का कैंपेनर, कम से कम 1 दर्जन से अधिक असेंबली सीटों पर, 1 दर्जन से अधिक पार्लियामेंट की सीटों पर, जगह जगह लोकल लेवल पर मैंने अपने वहां कार्यकाल में, जब तक मैं पार्टी का मेंबर रहा 2005 तक, सैकड़ों मीटिंग की होंगी। लेकिन पहली बार मेरे साथ यह दूसरी घटना ये घटी कि जब मैंने पहली बार वहां वोट बनवाया तो मेरा वोट कोई और डाल गया। मैंने एक निर्णय लिया अपने जीवन में कि मैं अब कभी अपना वोट नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां रहना है। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके कुछ ही दिन बाद गणशक्ति, जो पार्टी का अखबार है, उसमें अशोक मित्रा, जो बहुत ही नामी इंटेलेक्चुअल्स थे लेफ्ट के, ज्योति बाबू की सरकार में वित्त मंत्री रहे थे, उनका एक बहुत ही घटिया लेख छपा। और उस लेख की ओपनिंग पंक्ति यह थी कि हिंदी भाषी जो कि बीजेपी के वोटर हैं, ये जो पॉलिटिक्स,
सेकुलर पॉलिटिक्स, लेफ्ट पॉलिटिक्स में बहुत कुछ ऐसा घटा बंगाल में जो कि हमने कभी खोल के देखा ही नहीं कि आखिर क्या घट रहा है वहां। मैंने जो अपनी आंखों से देखा और महसूस किया उसे मैंने बार बार पार्टी की लीडरशिप को समय समय पर मैंने कहा भी, मैंने शेयर भी किया, लेकिन सब बेकार। नीचे नीचे गुंडे इतने ताकतवर थे कि आप टस से मस नहीं कर सकते थे चीजें, ऊपर पार्टी थी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कारण तो खोजे जाने चाहिए। विधान चंद्र राय की मृत्यु के बाद बंगाल में उदारतावादी राजनीति के एक युग का अंत होता है और विधान चंद्र राय के मरने के बाद जो नई दुनिया बनती है, वो नई दुनिया बहुत ही चिंता पैदा करने वाली दुनिया है। मेरी आपत्ति इस बात पर नहीं है कि गुंडे राजनीति क्यों कर रहे हैं, गुंडों को भी अधिकार है राजनीति करने का। मेरी आपत्ति इस पर भी नहीं है सीपीएम के लोग गुंडों की मदद क्यों कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। अगर उन्हें क्लीन पॉलिटिक्स का वायदा किया है तो उन्हें यह बताना ही होगा कि ये कैसी क्लीन पॉलिटिक्स है। मेरे लिए चिंता की चीज यह है कि जिसे हम लोग राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं ना पूरे देश में, उस राजनीति के अपराधीकरण की नींव सबसे पहले बंगाल में डाली गई। हमने कभी सोचा ही नहीं इस पर गंभीरता से। हमारे जो वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि बंगाल आते और जाते रहे हैं देश के दूसरे क्षेत्रों से, उन्होंने बंगाल के बारे में, बंगाल की पार्टी के बारे में, बंगाल की पार्टी में जो जीवन में जो घट रहा है उसके बारे में कभी सही जानकारी नहीं दी। हमने बरसों डिफेंड किया है सीपीएम को, अभी भी डिफेंड करते हैं जब भी मौका लगता है, जब भी वो कोई अच्छा काम करते हैं हम अभी भी डिफेंड करते हैं। मैंने 2005 में सीपीएम छोड़ी, क्यों छोड़ी, क्या वजह थी, कभी और आराम से बात करेंगे उस पर, करूंगा जरूर, यह तय है। मैं सीपीएम में रह के मैंने मार्क्सवाद पढ़ के यह नहीं सीखा, सच को छिपाने की कला मैंने नहीं सीखी। मार्क्सवाद पढ़ने का और मार्क्सवाद जानने का मतलब है सच से आंख में आंख डाल के बात करना। अगर आप सचमुच में मार्क्सवादी हैं और मार्क्सवाद पढ़ना चाहते हैं तो सच को जानना सीखें और सच के बारे में बोलना सीखें। और अभी का सच क्या है? अभी का सच यह है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार वह काम कर रही है और तृणमूल कांग्रेस काम कर रही है, उस तृणमूल कांग्रेस ने पूरे बंगाली समाज का, पूरे बंगाल का एकदम टिपिकल लुम्पनाइजेशन कर दिया है। एक रोचक और बात बताऊं आपको मैं, ये जो मेरी मुखरता है ना, ये मुखरता बहुत कॉस्टली है। मैंने इसके लिए सीपीएम ने मेरी कीमत ली, मैंने उन्हें भी दी। जब मैं जेएनयू में पढ़ता था तो कांग्रेस के लोगों ने इसकी कीमत ली, उसको भी कीमत दी। 84 के दंगों के समय कांग्रेस के लोगों की आंख का कांटा था मैं, क्योंकि मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था। और जब मैं बंगाल गया तो अपने ये सच बोलने के वजह से ही मुझे बार बार अपने ही दोस्तों में, अपने ही कॉमरेडों में कोई तकलीफ उठानी पड़ी। तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सच को देखने की हिम्मत जब तक कम्युनिस्ट नहीं उठाएंगे वे हिंदुस्तान में अपना प्रसार नहीं कर सकते।
सच को देखने का मतलब यह नहीं है कि आप बीजेपी को खाली देखें। सच को देखने का मतलब है कि अपनी तरफ भी देखें। सच को देखने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप अपने दुश्मन को पहचानें, आप अपने को भी पहचानें। आप अपने को जितना बेहतर पहचानेंगे और मूल्यांकन करेंगे, आप उतना ही बेहतर समाज रचेंगे। क्यों ये जरूरी है? आज की एक लेटेस्ट घटना बता रहा हूं मैं आपको। आज वहां स्टेट डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल में बाकायदा तृणमूल कांग्रेस की सरकार हार गई। राज्य कर्मचारी जीते हैं कि उन्होंने ये मांग की थी कि उनका जो बकाया डीए है वो दिया जाए। राज्य सरकार दे नहीं रही है। अब वो बहाना बना रही है कि केंद्र सरकार चूंकि डीए उसने सस्पेंड कर दिया है तो आपका डीए नहीं दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी लड़ रहे थे और आज वो जीत गए। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं दर्ज करना चाहता हूं कि यही लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी जब 6 पे कमीशन लागू किया गया था तो 60% डीए विदहेल्ड कर लिया था और वो शेष तक नहीं दिया, रो रो के दिया, थोड़ा थोड़ा करके। और चूंकि राज्य कर्मचारियों में वर्चस्व था इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता था। तो आपने एक ऐसा परिवेश निर्मित किया बंगाल में जो कि पढ़े लिखे जीनियस, सबसे अच्छे लोग बंगाल का एक पहलू है जो कि राजनीतिक अपराधीकरण की प्रक्रिया में आकंठ डूबा हुआ है। जो वहां का जो पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल तबका है जो कि बड़ी संख्या में है, वो चाहे बीजेपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो सीपीएम में हो, चाहे वो टीएमसी में हो। आप यहां से जस्ट देखिए, आप आखिर ये जो शिक्षित भद्र लोग थे, ये सबसे पढ़े लिखे लोग थे, ये सबसे जहीन लोग थे, आखिर ये इतने क्रिमिनल माइंड कैसे बन गए? कुछ देर के लिए भूल जाइए सीपीएम, सीपीआई, लेफ्ट राइट सब भूल जाइए। रंजना जी, जरूर आपने जो बात कही है कि बंगाल में जो हिंदी के विरोध के कारणों पर हम जरूर बात करेंगे, डेफिनेटली। जो सबसे मुश्किल चीज है वो ये कि नहीं है कि राजनीति में क्या हो रहा है, सबसे मुश्किल यह है कि इसका विश्लेषण क्यों नहीं हो रहा है। राजनीति में अपराध होते हैं, होंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग विश्लेषण तो करेंगे। मुझे 5 ऐसे बंगाली जीनियस इंटेलेक्चुअल्स के नाम जानने हैं जिन्होंने रियल टाइम में बंगाल में अपराधीकरण की प्रक्रिया पर लिखा हो। मैं नहीं जानता। आज स्थिति यह है कि हर शिक्षित बंगाली जिसमें जरा सी भी शक्ति है, हर अशिक्षित बंगाली जिसमें जरा सी भी भागने की शक्ति है, वो बंगाल से भागना चाहता है, बंगाल नहीं जाना चाहता। कोई तो वजह होगी कि कोई भी शिक्षित बंगाली अपनी मातृभूमि लौटना नहीं चाहता। अब बात करिए बंगाल के बाहर जितने बंगाली शिक्षित लोग हैं, उनसे कहिए कि आपको जो नौकरी करते हैं वही नौकरी मिलेगी, बंगाल लौटाओ। आप तय मानिए कोई नहीं लौटेगा। बंगाल के शिक्षित समाज में अगर बंगाल की मातृभूमि के लिए अगर इतनी नफरत है तो बंगाल की जनता में प्रेम कहां से पैदा होगा जब शिक्षितों में यह हाल है। मैं वृंदावन गया घूमने के लिए, तो वहां एक रिक्शा मैंने लिया और मैं घूम रहा था रिक्शा से। तो मैंने रिक्शा वाले से पूछा, मैंने भाई तू बंगाली है
कहां का रहने वाला है? बोले मुर्शिदाबाद का। तो मैंने कहा यार बंगाल में क्या रिक्शा चलाने में भी परेशानी है? तो बोला नहीं जी, वहां दिन भर में मैं मुश्किल से 25, 30, 40 रुपए कमाता हूं बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, और यहां मैं 400 रुपए कमा लेता हूं। सोचिए आप, रिक्शा चलाने वाले की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। मैं दिल्ली में जिस इलाके में रहता हूं, वहां कूड़ा उठाने के लिए जो महिला आती है वो बंगाली है। अब आप सोचिए, कूड़ा कोई टेक्निकल, कोई बहुत एक्सपर्टीज का काम नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जिस बंगाली में जरा सी भी बंगाल से निकलने की क्षमता हो, चाहे वो झोपड़ी में हो, भीख मांगने के लिए हो, चाहे जिस रूप में काम करने के लिए हो, वो बंगाल से पहले निकलना चाहेगा। ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति बहुत चिंता की चीज है। और उससे भी बड़ी चिंता की चीज यह कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स इस पर ध्यान ही नहीं देते। जो मीडिया है वो इस पर ध्यान नहीं देता। मैंने ये प्रश्न तो बनता है ना कि भाई रिक्शा ही चलाना है, कूड़ा ही उठाना है, तो बंगाल में क्या अभाव है इसका? अपराधीकरण की प्रक्रिया किस हद तक जा चुकी है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राजनीतिकरण की प्रक्रिया किस हद तक जा सकती है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। 96 में अमर सेन ने चिट्ठी लिखकर ज्योति बाबू से अनुरोध किया कि हम बंगाल लौटना चाहते हैं और जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरह काम करना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए। पार्टी ने उनकी चिट्ठी रिजेक्ट करके कूड़े के ढेर में डाल दी। क्यों? क्योंकि अमर सेन पार्टी मेंबर नहीं थे। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत जरूरी है वो चीज। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो दिल्ली में काम कर रही है, आरएसएस के लोग जो पूरे देश में काम कर रहे हैं, आरएसएस के लोगों ने पूरा का पूरा काम करने का तरीका वह अडॉप्ट किया है जो बंगाल में एक जमाने में सीपीएम ने टॉप टू बॉटम लागू किया था। एकदम डिटो कॉपी आरएसएस के लोग फॉलो कर रहे हैं। बंगाल में 34 साल के शासन में लेफ्ट फ्रंट ने सबसे मूल्यवान काम क्या किया जानते हैं? किसी भी पद पर गैर लेफ्ट फ्रंट के व्यक्ति का अपॉइंटमेंट नहीं होने दिया। और यह अपने आप में बड़ी विलक्षण चीज है। ये यानी कांग्रेस के शासन में वामपंथी नौकरी पा सकते हैं, कांग्रेस के शासन में बीजेपी के लोग नौकरी पा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के शासन में न कांग्रेसी नौकरी पा सकते हैं न बीजेपी के लोग नौकरी पा सकते हैं। यह कैसे हो सकता है? अब बीजेपी की जब दिल्ली में सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है, तो मोदी की सरकार का एक ही एजेंडा है। जितने अपॉइंटमेंट हुए जेएनयू में, जितने अपॉइंटमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हुए, छांट छांट के उसमें आरएसएस के वे लोग रखे जा रहे हैं जो शुरू से आरएसएस की शाखाओं में जाते थे, प्योर आरएसएस वाले हैं। ठीक यही चीज जब पहली बार यह चीज वहां फेस की और देखी, तो मेरे लिए शॉकिंग था ये। मैं और तो कुछ कर नहीं सकता था, मैं पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं था, क्योंकि मेरा मानना था बड़ी कष्ट करके मैंने पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी को छोड़ा नहीं जा सकता। और ये कैसे आज स्थिति यह है कि बंगाल की कोई भी प्रशासनिक संरचना ऐसी नहीं है जो कि करप्शन फ्री हो।
आप लोगों से खुल के ये बात ही नहीं कर सकते। किसी भी स्तर पर बात नहीं कर सकते खुल के। तो पहली चीज बंगाल के रौरव नर्क के बारे में जिसे कि हमें खोजना चाहिए कायदे से, कि बंगाल में राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। बंगाल में राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई नक्सलवाड़ी आंदोलन से। जब चारू मजूमदार के नेतृत्व में जब नक्सलवाड़ी का आंदोलन उठ खड़ा हुआ तो उसने पहली बार राजनीति के अपराधीकरण की नींव डाली। और सबसे अधिक भर्ती, सबसे पहले अपराधियों की भर्ती कांग्रेस ने की। अब जाहिर है कि कांग्रेस और नक्सलों से जान बचाने के लिए सीपीएम वालों ने भी की। और सीपीएम के लोगों ने जो अपनी जान बचाने के लिए किया, उन्होंने किसी की हत्या के लिए अपनी उस समय कोशिश नहीं की, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जो उन्होंने किया, नक्सलों से जान, क्योंकि नक्सलों के लगातार प्राणघातक हमले उन पर हो रहे थे। तो हिंदुस्तान में राजनीति के अपराधीकरण का बीज बोया सबसे पहले चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलवाड़ी आंदोलन ने। और आज जाएं वो लोग जिस इलाके में नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हुआ था, आज उस इलाके की हालत क्या है जाके देखिए आप। वो डेन है पूरी स्मगलिंग का और ड्रग्स का। सोचने लायक बात है, जहां जहां ये रेडिकल आंदोलन पैदा हुआ, जहां जहां ये नक्सलवाड़ी आंदोलन पैदा हुआ और माओवादी आंदोलन पैदा हुए, वहां बड़े पैमाने पर ड्रग्स और स्मगलिंग और फिरौती वसूली का धंधा, ये तीन चीजें बड़े पैमाने पर चली। कौन नहीं जानता मधु कोड़ा की डायरी को। कैसे उसकी डायरी में जो चीज मेंशन है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपराधीकरण की प्रक्रिया की जड़ें अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो आप अपराधीकरण से नहीं लड़ सकते। बंगाल में ये पूरा का पूरा मामला इतनी तेजी से उभर के आया नक्सलवाड़ी का, और इसने वहां के यूथ को, दिलचस्प है ये, नक्सलवाड़ी आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे उनको भी ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राममोहन राय पसंद नहीं थे, और बीजेपी के लोगों को भी ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राममोहन राय पसंद नहीं है। इस मामले में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। माओवादियों ने, नक्सलों ने जिन इलाकों में काम किया, ये वे इलाके हैं जहां पर के लेफ्ट फ्रंट मजबूत रहा है। उन विश्वविद्यालयों में काम शुरू किया उन्होंने जहां पर के ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट पार्टी और उनके छात्र संगठन मजबूत रहे हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने पूरी की पूरी लेफ्ट पॉलिटिक्स की दिशा ही बदल दी। और अब तो आइडियोलॉजिकल बहस ही बंद है। बीजेपी की वजह से नक्सल्स, गैर नक्सल्स, जो कम्युनिस्ट ग्रुप हैं, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल बहस ही बंद है। वो एकदम इररिलेवेंट हो गई है। तो उदारतावादी जो राजनीतिक परिदृश्य था बंगाल में, जो विधान चंद्र राय के जमाने में विकसित हुआ, फैला, राजेश जी, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, जिन क्षेत्रों में नक्सलवादी आंदोलन नहीं पहुंचा वहां राजनीति के अपराधीकरण के क्या कारण है, उत्तर प्रदेश के दुबे जी को किस रूप में देखें प्लीज। ये हर चीज के, अभी मेरा कहना यह है कि आप थोड़ा सा बंगाल तक केंद्रित रहें। बीजेपी अपराधीकरण का क्लाइमैक्स है। नक्सलवाड़ी शुरुआत है, बीजेपी क्लाइमैक्स है। योगी आदित्यनाथ जो है वो क्लाइमैक्स है उसका। आप ये ध्यान रखिएगा बस।
शुरू चारू मजूमदार ने किया था, कंक्लूड ये लोग करेंगे राजनीति में अपराधीकरण को। अपराधीकरण किसी एक पार्टी की चीज नहीं है, वो एक बड़ा फिनोमेना है। उसने सभी पार्टियों, मैंने कहा कि सभी पार्टियों को प्रभावित किया। और बंगाल में अभी बीजेपी जो है वो सभी दलों से बाहर जाके, मानी वो गोरखपुर, गाजीपुर, पटना, बनारस, देश भर से गुंडे मोबिलाइज कर रही है बंगाल के लिए, क्योंकि वो जानती है कि बंगाल में शरीफ लोगों से काम नहीं चल सकता। लोकतंत्र के अपराधीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि में, उसने बड़े पैमाने पर ये बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें बंगाल में सबसे पहले आई और इंप्लीमेंट हुई और पूरे देश में वो बाद में फैली। हम में से अधिकतर लोग इस बात को जानते ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं करते। मैंने कई बार अपने जो शिक्षक थे मेरे नामवर जी, मैंने उनसे कई बार पूछा कि आप इतनी बार बंगाल आते हैं लेकिन आपने कभी बंगाल के बारे में ये तो बताया ही नहीं। हमारे यहां जो प्रगतिशील लोग हैं, जो मार्क्सवादी लोग हैं, उनकी बंगाल के यथार्थ को देखने में और बोलने में जीभ लड़खड़ाती है। और कैसे लड़खड़ाती है उसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मैंने एक लेख लिखा, तब मैं पार्टी मेंबर था। मैं पार्टी मेंबर रहते हुए मैं जो मन में आती थी, मुझे जो उचित लगता था, जो अनुचित लगता था, मैं लिखता था। तो मैंने एक लेख लिखा और मैंने वो लेख लिख के दैनिक हिंदुस्तान को भेज दिया। बड़ा लेख था और बंगाल पर केंद्रित था। दैनिक हिंदुस्तान में उस समय मृणाल पांडे एडिटर थी और अरविंद मोहन उस संपादकीय पन्ने को देखते थे। अरविंद मोहन ने वो लेख 2 किस्तों में छापा। दैनिक हिंदुस्तान में मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई लेख किस्त में छपा हो, 2 किस्तों में छापा उन्होंने। और वो लेख छपने के बाद में इस इलाके की, हिंदी भाषी क्षेत्र के इलाके की कई कम्युनिस्ट पार्टियों के सेक्रेटरीज ने बंगाल की पार्टी सेक्रेटरीज को शिकायत की कि ये सीपीएम का जो व्यक्ति है ना, जगदीश्वर चतुर्वेदी, ये दगाबाज हो गया है, इसने पार्टी के खिलाफ लिखा है, इसलिए पार्टी से निकालो इसे। बंगाल के पार्टी सेक्रेटरी ने बुला के मुझसे पूछा, तुमने कोई लेख लिखा है हिंदी में? मैंने कहा हाँ लिखा है। तो बोले क्या लिखा है उसमें? तो मैंने बताया कि ये लिखा है कि नीचे जो है लड़कियां पढ़ने नहीं जा पा रही हैं और साक्षरता नहीं का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि बाल विवाह और हो रहे हैं, मुश्किलें बहुत हैं यहाँ औरतों के लिए, बहुत उत्पीड़न है यहाँ, ये सब लिखा है मैंने। लैंड रिफॉर्म से भी हालत सुधरी नहीं है। तो बोले बात तो ठीक लिखी है तुमने। तो मैंने कहा कि बताइए मुझे, मैं सही बात लिखने के बाद दूसरे राज्यों के पार्टी सचिव मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाए इसके लिए मांग कर रहे थे। मैंने कहा कि ये एक फैक्ट है, लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट में अगर बच्चे, लड़कियां पढ़ने नहीं जा पा रही हैं तो यह चीज दर्ज की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। ममता बनर्जी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ती थी, मैंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कैंपेन किया ममता के खिलाफ में। ऐसा नहीं कि कैंपेन नहीं किया, उसकी कॉस्ट भी दी। हिंदुस्तान में शायद मैं अकेला शिक्षक हूं, अकेला, जिसको कि प्रोफेसर होने के बाद, बंगाल में तो पहला अकेला शिक्षक हूं जिसको प्रोफेसर होने के बावजूद, मैं 16 साल प्रोफेसर रहा हूं, 16 साल, लेक्चरर रीडर नहीं, प्रोफेसर 16 साल, शानदार रिकॉर्ड रहा है मेरा, लेकिन मुझे एक्सटेंशन नहीं मिला। और जब मैंने पेंशन ले ली सारी पॉलिसी दोबारा लागू हो गई। जब तक मैंने पेंशन नहीं ली थी, मुझे एक्सटेंशन नहीं देना था, पॉलिसी विदहेल्ड रही। और मेरे चक्कर में हुआ यह कि करीब 140 और प्रोफेसर वो बेचारे एक्सटेंशन से वंचित हो गए, जो चल रहे थे कंटिन्यू रनिंग में। लंबे समय से ये जो अपराधीकरण है, ये अपराधीकरण पहले राजनीति में आया, फिर उसने सामाजिक वर्गों में अपनी जगह बनाई।
जाहिर है कि जो अपराधीकरण की प्रक्रिया में जितना ज्यादा अपने को मोबिलाइज करता रहा, उतना ही उसका वर्चस्व बना रहा। ममता बनर्जी के आने के पीछे नंदीग्राम और सिंगूर एक ऊपरी राजनीतिक कारण है। असल कारण है कि जो कोरिलेशन ऑफ फोर्सेज, जो खासतौर पर अपराधियों का, उसकी शिफ्टिंग बहुत बड़े पैमाने पर ममता के साथ हो गई और उसने लेफ्ट फ्रंट को हारने के लिए मजबूर कर दिया। अपराधीकरण की प्रक्रिया साधारण प्रक्रिया नहीं है, वो पूरी की पूरी कांग्रेस को हजम कर गई है। अपराधीकरण की प्रक्रिया की वजह से ही कांग्रेस नष्ट हुई है। कांग्रेस बिहार में नष्ट हुई, कांग्रेस से पहले बंगाल में नष्ट हुई, क्योंकि नक्सलों से लड़ने के लिए, सीपीएम से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा गुंडों की भर्ती और गुंडों का इस्तेमाल सिद्धार्थ शंकर राय और उनकी टीम ने किया। ये जो पूरा का पूरा तरीका, ये जो पूरा का पूरा तरीका रहा है कांग्रेस का, उसने कांग्रेस को इतना डैमेज किया कि अब सीपीएम के लोग समझ गए इस बात को, लेफ्ट फ्रंट के लोग समझ गए कि आखिर में गुंडे मैनेज करने हैं, जनता मैनेज अपने आप हो जाएगी। कांग्रेस बंगाल में एकदम जमीन में सांट दी गई। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस बात को समझ लिया कि अगर गुंडे मैनेज हो जाएंगे तो बाकी सब चीज मैनेज हो जाएगी। तो जो कुछ मिलता था उससे ज्यादा ऑफर ममता ने दिए और सारे गुंडे अब उसके साथ हैं, सारा राज्य उसके साथ है। कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस जिससे कहते हैं, लेट कैपिटलिज्म में यानी परवर्ती पूंजीवाद में या ये जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म में, ये जो कोरिलेशन ऑफ फोर्सेज है, ये सामाजिक शक्तियों का संतुलन, उसमें गुंडे और दलाल ये दो बहुत बड़ा एलिमेंट है और बंगाल में ये दो बहुत पावरफुल हैं। यही चीज नरेंद्र मोदी ने बंगाल से सीखी। दूसरी, पहली चीज सीखी काम करना है तो सीपीएम की तरह, और दूसरी चीज सीखी कि अगर देश में आना है तो दलाल और गुंडे इन दो को मैनेज करो। तो बंगाल के अंदर जो चीज घट रही थी उसकी बहुत गंभीरता से स्टडी करके नरेंद्र मोदी ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया और पूरे देश में उसे कैरी आउट किया। और उसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिला, क्योंकि दलाल जो है वो बहुत बड़ा लिंक है अभी सोसाइटी में। ये लेफ्ट कैपिटलिज्म की एक ब्यूटी है, हर लेवल पर दलाल हैं, एजेंट हैं। और बंगाल में कितने एजेंट हैं? बंगाल में तकरीबन ऐसे लोग होंगे 60-70 लाख के करीब जो एजेंट का काम करते हैं। और आप एजेंट की ताकत नहीं जानते, वो गांव तक कनेक्टेड है। ये तमाम किस्म की चिट फंड कंपनियां जिनके घोटाले बंगाल में सबसे ज्यादा हुए और आए, वो एजेंट हैं। तो एक नई चीज पैदा हुई जो कि अपराधीकरण के, यानी अपराधीकरण और साथ साथ ये जो एजेंट वर्ग है, ये दलाल वर्ग है, ये दलाल वर्ग बहुत ताकतवर वर्ग है। आपका जो काम कोई न करा सके वो दलाल करा सकता था, आपका जो काम कोई न करे वो गुंडा कर सकता था। एक उदाहरण दे रहा हूं उसके अपराधीकरण का। एक हमारे दोस्त थे, हमारे साथ पढ़ते थे, वो मुस्लिम थे, जेएनयू में पढ़े थे वो हमारे साथ। बाद में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में नौकरी करने लगे। उनकी पत्नी थी हिंदू लड़की। उस लड़की के फादर सीपीआई के होल टाइमर थे। बाई चांस की बात कि उनके दो लड़कियां थी और दोनों पढ़ी लिखी लड़कियां थी। एक स्कूल में टीचर थी, एक डॉक्टर थी, और जो डॉक्टर थी वो विदेश में रहती थी। इस बीच में हुआ ये कि उसके फादर की मृत्यु हो गई। और फादर की मृत्यु होने के बाद उनकी अच्छी खासी जमीन थी, करीब 16 एकड़ जमीन थी। उस 16 एकड़ जमीन पर स्थानीय माकपा काउंसिलर ने कब्जा कर लिया।
और स्थानीय माकपा काउंसिलर ने जब कब्जा कर लिया, अच्छा वो जो लड़की थी जो स्कूल टीचर थी जिसके फादर की डेथ हो गई, वो सीपीआई के होल टाइमर थे, वो लड़की सीपीएम के जो दैनिक अखबार है गणशक्ति, उसमें रात के 2-2, 3-3 बजे तक काम करती थी, फ्री काम करती थी। अब उस गुंडे से वो जमीन कैसे खाली कराई जाए? सीपीएम की स्थानीय लीडरशिप, जिला लीडरशिप, राज्य कमेटी का सेक्रेटरी उस गुंडे से मैंडेट देके, बोल के, चिट्ठी लिख के थक गए, लेकिन उस गुंडे ने जमीन खाली नहीं की। यहां तक कि जिलाधीश ने भी कहा उस गुंडे से, तब भी उसने जमीन खाली नहीं की। ये इंटरेस्टिंग है ये कि लगातार उसने कोशिश की, सब जगह भागी, वो 8 महीने तक सब जगह कोशिश की, लेकिन उसकी जमीन खाली नहीं हुई। अंत में एक दिन वो दोनों मेरे घर आए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मैंने कहा एक तरीका है, अगर तुम मान लो तो बढ़िया है। ममता बनर्जी उसी समय कांग्रेस छोड़ के निकली थी और उसने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। मैंने कहा एक ही तरीका है कि तुम ममता बनर्जी के पास जाओ, क्योंकि मैं जानता था कि ममता बनर्जी के पास सबसे ज्यादा गुंडे हैं, और तुम चिट्ठी लिख के कहो कि एक विधवा की जमीन पर सीपीएम के लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसलिए इस जमीन को मुक्त कराने में हमारी मदद करें आप। और ममता बिल्कुल राजी हो जाएगी, क्योंकि सीपीएम का काउंसलर है वहां। ठीक वही हुआ, वो गई, उन्होंने चिट्ठी दी, ममता ने चिट्ठी पढ़ी और ममता ने कहा डेफिनेटली मैं मदद करूंगी। और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की, कल मैं दोपहर में 12 बजे उस जमीन को मुक्त कराने के लिए मैं जाऊंगी, और मैं देखती हूं किस गुंडे की हिम्मत है कि वहां पे अपना झंडा गाड़े रहे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 8 महीने से उस जमीन को सीपीएम के स्टेट लीडरशिप से लेकर डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप तक, यहां तक डीएम तक, उस गुंडे म्युनिसिपल मेंबर से जमीन खाली नहीं करा पाए लोग। लेकिन ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर जब अखबार में छपी कि आज ममता 12 बजे आएगी, उस गुंडे ने सारे झंडे हटा लिए और वो जमीन उस औरत को वापस मिल गई। अब वो लड़की बहुत खुश, बोले जगदीश्वर बड़ी तुम्हारा सुझाव तो काम आ गया। बोले का मुश्किल यह है कि पार्टी के लोग पूछेंगे, क्योंकि पार्टी के अखबार में काम करती थी वो, पार्टी के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं। तो मैंने कहा तुम कह देना, वो पूछेंगे कि तुम ममता के पास क्यों गई, तो मैंने कह देना कि जगदीश्वर ने कहा था, बाकी हम झेल लेंगे। तो वही हुआ। पार्टी सेक्रेटरी ने, जो अखबार का संपादक भी था उस समय, उसने उसे बुला के पूछा कि तुम ममता के पास क्यों गई जब हम कोशिश कर रहे थे उस गुंडे से जमीन छुड़ाने की, किसने कहा तुमसे? तो उसने कहा कि मेरा नाम लेके जगदीश्वर जी ने कहा था, इसलिए चल। तो उन्होंने, पार्टी सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया, उन्होंने पूछा तुमने ये क्यों किया? तो मैंने कहा कि कॉमरेड आपको थोड़ा बहुत भी शर्म नहीं आ रही है इस बात को पूछते हुए भी? एक गुंडा, उसे आप चिट्ठी लिखकर अनुरोध कर रहे हैं कि जमीन खाली कर दो। मैंने कहा मैं आपकी जगह पार्टी सेक्रेटरी होता तो उसे डंडों से पिटवाता और हटवाता झंडे उस सारे वहां से। मैंने कहा हिंदी में एक कहावत है, कांटे से कांटा निकलता है, सहलाने से नहीं निकलता। वो गुंडा है और वो सीपीएम ज्वाइन करके, सीपीएम का काउंसलर है वहां से, और वो गुंडागिरी करता है। आप उसे चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हम तुमसे अनुरोध करते हैं कि तुम जमीन खाली कर दो। मैंने क्यों वो ममता के कहने से हट गया? क्योंकि ममता गुंडे की भाषा बोलना जानती है, वो जानती है गुंडे को कैसे भगाया जाता है। वो गुंडा भाग गया। सो अपराधीकरण की प्रक्रिया, मैं सिर्फ ये उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया है, अपराधीकरण की प्रक्रिया सिर्फ एक ही जगह नहीं थी। अपराधीकरण की प्रक्रिया ने
और भी पैर पसारे बंगाल में, और लेफ्ट फ्रंट के जमाने में खासतौर पर 97 96 के बाद 1995-96 के बाद तेजी से उसने विभिन्न एरियाज में अपना दखल जमाना शुरू कर दिया, और उसका क्लाइमेक्स था लोगों के व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत झगड़ों में दाखिल होना। लोगों के व्यक्तिगत जीवन और झगड़ों में दाखिल होकर जब आप पंच बनेंगे तो अदालतें क्या करेंगी, थाने क्या करेंगे? तो राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया जो नक्सलवादी से शुरू हुई थी, उसने अपने पैर यहां तक पसारे कि वह लोगों के निजी जीवन तक पहुंच गई। कोई इलाका नहीं, कोई मोहल्ला नहीं जहां पर के लोगों के पर्सनल झगड़ों में सीपीएम के लोग शामिल न हो। अपराधीकरण, ये वही अपराधीकरण है जिसको कि आप लोग अभी डरते हैं उत्तर प्रदेश की घटना देखकर। आप अगर बंगाल में रहे होते और बंगाल में आपने इलेक्शन कैंपेन किया होता नीचे, तो आपको पता चलता कि अपराधीकरण कैसा होता है। और अभी बिल्कुल क्रूड फॉर्म में है। ममता ने उसे एकदम इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म में एकदम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। अब अपराधी डिक्टेट करते हैं, ममता डिक्टेट नहीं करती, अपराधी तय करते हैं। लेफ्ट फ्रंट के जमाने में थोड़ा बहुत आवरण था, ऊपर जो है भद्र लोग थे, नीचे गुंडे थे। अभी रिवर्स हो चुका है, गुंडे ऊपर आ चुके हैं, भद्र लोग नीचे जा चुके हैं अंडरग्राउंड। एक इतनी सभ्य सुशील सुसंस्कृत जाति, सभ्य सुशील सुसंस्कृत मध्य वर्ग, वो कैसे पूरे के पूरे अपराधीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखने लायक है। जिस ग्राम्य बर्बरता को, जिस ग्राम्य बर्बरता के रूपों को नवजागरण के दौर में चुनौती दी गई और बंगाली समाज को भद्र समाज बनाया गया, आज वही भद्र समाज भयानक संकटग्रस्त है। संतोष सिंह ने पूछा इसकी भूमिका किसने तैयार की? पूंजीवाद ने तैयार की, पूंजीपति वर्ग ने तैयार की। कोई और दोषी नहीं है इसके लिए, पूंजीपति वर्ग दोषी है। पूंजीपति वर्ग से और पूंजीवाद से लड़ने का जब आप तिकड़म के जरिए, झूठ के जरिए आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपराधीकरण के शिकार बनेंगे और मोहरे बनेंगे। पूंजीवाद सामान्य बीमारी नहीं है, वो कोरोना से भी भयानक बीमारी है। कोरोना से एक दिन मुक्त हो जाएंगे आप, एक कैप्लिन से मुक्त नहीं हो सकते। वो इतना डीप रूटेड है कि वो आपकी नसों में बैठा हुआ है। हम लोग देखते ही नहीं है कि पूंजीवाद के जरिए क्या आ सकता है हमारे जीवन में। तो मैं जो चीज कहना चाहता हूं यह कि पहली बार एक चीज घटी, राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया, और इसने दूसरी चीज जो पैदा की वो ये मध्य वर्ग के अपराधीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। बड़े पैमाने पर अपराधीकरण की प्रक्रिया में मध्य वर्ग शामिल हुआ, और इस और उस पक्ष के साथ में, कभी वो कांग्रेस के साथ थे, कभी वो सीपीएम के साथ थे, कभी वो नक्सलों के साथ थे, अब वो बीजेपी के साथ हैं। सो अपराधीकरण की प्रक्रिया अगर गांव में शुरू हो रही है और आप सोच रहे हैं कि गांव में ही रहेगी वो, तो आपको गलतफहमी है। नक्सलवाड़ी का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, जहां ये आंदोलन शुरू हुआ और इस अपराधीकरण का जय घोष हुआ, जिसे आप लोग क्रांति कहते हैं। वो क्रांति नहीं थी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो मध्य वर्ग के अपराधीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक राष्ट्रीय फिनोमेना बन जाएगा।
पूंजीवाद का विकल्प क्या है, संतोष सिंह पूछ रहे हैं। पूंजीवाद का विकल्प तो एक ही है, पूंजीवाद का खात्मा और समाजवाद का निर्माण, और कोई विकल्प नहीं है उसका, कोई विकल्प नहीं है। तो अपराधीकरण की प्रक्रिया में जब मध्यवर्ग शामिल हुआ और उस मध्यवर्ग ने उसमें रस लेना शुरू किया, तो अब दूसरी चीज जो विकसित हुई वो क्या हुई, इस तीसरी चीज, वो एक मीडिया का अपराधीकरण शुरू हुआ। ये तीनों फिनोमिना डे वन से बंगाल के अंदर रहे हैं, आज भी हैं, और बाद में ये पूरे देश का हिस्सा बने। तो अगर मुझे ये कहा जाए कि बंगाल में अपराधीकरण के रौरव नर्क के जड़ में कौन है, कौन उसकी प्रेरक शक्ति है, सिर्फ एक चीज, ये जो लालच है और वर्चस्व है, ये इनने मिलके, छोटी छोटी चीजों के लालच और मोह ने बंगाल के सामान्य लोगों को, मध्य वर्ग के लोगों को बहुत गहरे प्रभावित किया। और आज स्थिति इतनी बदतर हो गई है, कि अब ये एक राष्ट्रीय फिनोमेना बन गया है। बीएम प्रसाद जी पूछ रहे हैं कि अपराधीकरण के लिए पूंजीवाद भी जिम्मेदार है और नक्सलवाद भी। जी बीएम प्रसाद जी, नक्सलवादियों का पूंजीवाद की लड़ाई से कोई संबंध नहीं है, ये मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। पूंजीवाद को आप बंदूक की नली से पछाड़ नहीं सकते। पूंजीपति वर्ग के पास में आपसे ज्यादा ताकतवर बंदूकें हैं। ये क्रांति बंदूक की नली से निकलती है, ये क्रांति बंदूक की नली से निकली, कहां गई, कहां है वो क्रांति? उससे किसे लाभ हुआ? उसे पूंजीवाद मजबूत हुआ, पूंजीवादी दमन मजबूत हुआ। एक जमाना था बंगाल में लेफ्ट फ्रंट से ज्यादा, बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के जितने एमएलए थे उससे ज्यादा एमएलए एक जमाने में बिहार में हुआ करते थे, लेफ्ट फ्रंट के, कम्युनिस्ट पार्टी के। बंगाल में कम हुआ करते थे। और नक्सलवादी आंदोलन का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि धीरे 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 बिहार को वो हजम कर गया। बंगाल के जिन इलाकों में नक्सलवादी आंदोलन फैला, उन इलाकों में सीपीएम के लोग सिर्फ बंदूक की नोक पर ही घुस सकते थे और कोई तरीका नहीं था। शमसुल कुंवर ने पूछा है कि 1977 में वाम सरकार के आने के कितने समय बाद अपराधीकरण शुरू हुआ? वो तो अपराधीकरण के प्रक्रिया की ही देन थी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के आने के बाद में अपराधीकरण खत्म थोड़ा ही हुआ, क्योंकि सिद्धार्थ शंकर राय की सरकार ने और नक्सलों ने मिलकर 1972 से लेकर 1977 के बीच में बड़े पैमाने पर सीपीएम के लोगों की हत्याएं की। 50,000 से अधिक लोग तो सीपीएम के, उन्हें बंगाल के बाहर जाना पड़ा। करीब 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए उनके। तो जब 77 में सरकार बनी तो उसके बैकग्राउंड में वो अपराधीकरण था, वो हिंसा थी। वह हिंसा गायब नहीं हुई, बल्कि वह हिंसा और ज्यादा फैली। लेफ्ट फ्रंट के 34 साल के शासन में आप जान लीजिए, सड़सठ हजार से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई। उनमें 20,000 के करीब सीपीएम के भी लोग मारे गए और बाकी दूसरी पार्टी के लोग मारे गए। राजनीतिक हिंसा हुई। और ये किसके लिए हो रही है? ये राजनीतिक हिंसा हो रही है इलाका दखल के लिए। मोहल्ले, गांव
कस्बे कब्जे में लेने के लिए, वोट के लिए नहीं, वोट तो बाद में हम डाल देंगे, इलाका दखल। जो चुनौती है वो अपराधीकरण है, और वो अपराधीकरण मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी पार्टी है। और कोई भी पार्टी अपने अपराधी नेताओं को, या वे नेता जो अपराधियों को संरक्षण देते रहे हैं या जिनके संरक्षण में आज भी अपराधी हैं, उनको अपने दल से निकालने के लिए तैयार नहीं है। न लेफ्ट में वो क्षमता थी, न वो टीएमसी में क्षमता है, न वो कांग्रेस में क्षमता थी, कांग्रेस तो बैठ गई। और बीजेपी अभी बाकायदा अपराधियों पर दांव लगा रही है, और अपराधियों के ही जरिए वो लड़ना चाहती है। वहां बीजेपी के साथ भले लोग नहीं है। तो अपराधीकरण का अगर रो नर्क देखना हो तो बंगाल एक आइडियल स्टेट है। एक जमाना था बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए विख्यात था, एक जमाना था बंगाल जो है अच्छी कल्चर के लिए विख्यात था। अब एक जमाना है कि बंगाल राजनीति के अपराधीकरण के लिए विख्यात है। और अपराधीकरण के लिए विख्यात होने के लिए बंगाल ने जो सबसे बड़ा काम किया वो क्या किया? ममता बनर्जी के आने के बाद जो तमाम किस्म के करप्शन चार्ज और केस, चिटफंड के तमाम केस जो चल रहे थे, नरेंद्र मोदी के साथ डील है उनकी। वो डील क्या है? ममता के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है सीबीआई की तरफ से, जबकि सब लोग जानते हैं कि शारदा चिटफंड कांड और दूसरे चिटफंड कांड में ममता की पार्टी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। नमूने के लिए 2-4 लोग गिरफ्तार करके बंद किए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, किसी को सजा नहीं हुई। क्यों एक्शन नहीं हुआ? ममता के साथ क्या डील है ये तो ममता ही जाने, हमारा अनुमान भर है। डील सिर्फ इतनी सी है कि ममता जो है विपक्ष के साथ नहीं जाएगी, और ममता अगर विपक्ष के साथ नहीं जाएगी तो ममता और हमारे बीच में जो भी होगा हो जाएगा। मिल बांट के जो भी कर लेंगे हम लोग। सो ममता कहीं भी जाती है लेकिन विपक्ष के साथ नहीं जाती। ममता कहीं भी जाती है लेकिन लेफ्ट के खिलाफ में उसने अपना हिंसाचार बंद नहीं किया। ममता की सरकार आने के बाद 2011 से अब तक 8 साल में, 9 साल में लेफ्ट पार्टीज के सबसे अधिक दफ्तर लूटे गए और जलाए गए और बेदखल किए गए। वहां से लेफ्ट पार्टीज के लोग, लेफ्ट पार्टीज के लोगों को सबसे अधिक उत्पीड़ित किया गया और मारे गए। लेफ्ट पार्टीज को कमजोर करके, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज का एक गुण तो था कि लेफ्ट पार्टीज की सांप्रदायिकता के खिलाफ में आइडियोलॉजिकली एक मजबूत लड़ाई थी। बंगाल का सांप्रदायिक विभाजन नहीं होने दिया, लेकिन ममता के आने के बाद में बंगाल का निचले स्तर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, और यह ममता ने किया है। और ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो नीचे हुआ है, यही तो एक डील है कि सेक्युलर बंगाल को सांप्रदायिक बंगाल में कन्वर्ट करो। और ममता ने यह काम बहुत इंटेलिजेंटली किया है। सरकार बंगाल की, मैं ममता की, और नीचे जनता सांप्रदायिक मुसलमान और हिंदुओं में बटी हुई। आरएसएस को क्या चाहिए? आरएसएस को सरकार नहीं चाहिए, आरएसएस को चाहिए सरकार से इतर समाज में सांप्रदायिक विभाजन। और बंगाल में ममता ने पिछले 9 साल में यह चीज करके दिखाई। लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की एक ब्यूटी थी, एक खूबी थी, तमाम कमजोरियों के बावजूद, कि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने
लेफ्ट पार्टीज ने अपने 34 साल के शासन में सांप्रदायिकता के साथ में कोई समझौता नहीं किया। लेकिन एक चीज भूल गए वो, ये जो हिंदू बंगाली मन, और खासकर वह हिंदू बंगाली जो कि विभाजन के बाद बंगाल में आया है, जो विभाजन की विभीषिका से प्रभावित रहा है, उसके सेकुलराइजेशन के काम को लेफ्ट फ्रंट ने पूरा नहीं किया। यही वजह है कि वह बंगाली मन ममता के आने के बाद फिर सांप्रदायिकता की आग में धू धू करके जल रहा है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बहुत महत्वपूर्ण ईंधन बन गया है। और यही वजह है कि बीजेपी को अचानक 15% वोट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं बिना कोई कैंपेन के। 34 साल तक आप शासन में रहे, लेकिन आपने यह मान लिया कि जो आपको वोट दे रहा है वो सेक्युलर हो गया है। सेक्युलर वोट मिलने का मतलब सेक्युलर जनता का सेक्युलर हो जाना नहीं है। जनता के धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया, आइडियोलॉजिकल प्रक्रिया को जिस तरह से कंटिन्यूटी के साथ में जारी रखा जाना चाहिए था, वो लेफ्ट फ्रंट जारी रखने में असमर्थ रहा, असफल रहा। और उसका ये परिणाम था कि जब लेफ्ट फ्रंट चला गया तो आज वे लोग जो कि बाम की आड़ में छिपे हुए थे और सांप्रदायिक थे, हिंदू सांप्रदायिक मन था जिनका, जो भारत विभाजन की प्रक्रिया से प्रभावित थे, वे अब खुल के बदले की भावना में सामने आ चुके हैं। सो ममता के साथ में मोदी की क्या डील है? पॉलिटिकल डील है, वो सीट वीट नहीं, पॉलिटिकल डील है कि तुम समाज में ध्रुवीकरण करो, तुम करके दिखाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और ममता ने यह चीज बहुत ही इंटेलिजेंटली की है। हमने देखा ही नहीं कभी कि सेकुलर पार्टी की सरकार होते हुए भी समाज में सांप्रदायिक विभाजन हो सकता है। बंगाल क्लासिक केस है इसका। मैंने इसलिए इसे राजनीतिक गौरव नर्क कहा कि बंगाल में यह सांप्रदायिक विभाजन अपने आप में बहुत चिंता की चीज है। 42 सीटें हैं वहां, और 42 सीटों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां की 9 करोड़ जनता। आज गांव तक ये सांप्रदायिक विभाजन की आग पहुंच चुकी है। हम लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ममता जो है, जो कर रही है, उसके नीचे जो चल रहा है, लेफ्ट जो कर रहा है उसके नीचे जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है। राजनीतिक अपराधीकरण वह भी है जो कि राजनीतिक दल अपने लिए गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक तंत्र का इस्तेमाल कर, पॉलिटिकल क्रिमिनल तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। राजनीति का अपराधीकरण वह भी है जो कि सांप्रदायिक विभाजन समाज में पैदा किया जाता है, वह भी अपराधीकरण का हिस्सा है। हम उसे कभी अपराधीकरण के हिस्से के तौर पर क्यों नहीं देखते? हिंदू मुस्लिम हेट्रेड एक क्राइम है। हिंदू मुस्लिम हेट्रेड को क्राइम के तौर पर आप नहीं देखेंगे तो सांप्रदायिकता को भी आप क्राइम के तौर पर नहीं देखेंगे, आप इसे राजनीति तौर पर देखेंगे। तो बंगाल के बारे में बात करते समय यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बंगाल की खूबी यह है कि वहां अपराधीकरण सिर्फ राजनीति का ही नहीं हुआ, वहां समाज का भी अपराधीकरण हुआ, और समाज के अपराधीकरण का एक रूप। अब आज स्थिति क्या है? आज पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चुका है। आप इसे अपराधीकरण मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि या इसे सिर्फ बहुसंख्यक बात कहकर छोड़ देंगे? ये अपराधीकरण है। तो राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया सिर्फ गुंडे और नेता के नेक्सस तक नहीं है, उसका एक सामाजिक स्रोत भी है। वो सामाजिक स्रोत है सांप्रदायिक विभाजन, वो सामाजिक स्रोत है जाति के आधार पर विभाजन। बिहार में उन्होंने इस चीज को इस्तेमाल किया कि जाति के आधार पर विभाजन को तेज किया और अपराधीकरण को मजबूत किया। और जाति का विभाजन अल्टीमेटली सांप्रदायिक विभाजन को, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को मदद करता है। जाति की संरचना अपने आप में हिंदू धर्म की एक इंटीग्रेटेड संरचना है। जब समाज का जातियों के आधार पर वर्गीकरण होगा, समाज में जातियों के आधार पर लड़ाइयां होंगी, तो इससे सबसे ज्यादा गेन आरएसएस करेगा।
तेजस्वी यादव नहीं करेंगे, नीतीश भी नहीं करेंगे। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में जितना जाति विभाजन तेज हुआ, उसका अल्टीमेटली गेनर कौन है? उसका अल्टीमेट गेनर है बीजेपी, न कि बहुजन समाज पार्टी, न कि अखिलेश यादव। आज ये लोग हाशिए पर हैं और आप तय मानिए कि ये हाशिए पर रहेंगे, क्योंकि आप सांप्रदायिकता को अपराधीकरण के रूप में नहीं देखते, आप उसे एक राजनीतिक प्रवृत्ति के तौर पर देखते हैं। अगर सांप्रदायिकता राजनीतिक प्रवृत्ति के तौर पर खाली देखी जाएगी तो निश्चित तौर पर आपको फिर अपराधीकरण से लड़ने में असुविधा होगी। जिसे आप राजनीति में अपराधीकरण कहते हैं, सांप्रदायिक विभाजन उसका सामाजिक आधार है, जाति विभाजन उसका सामाजिक स्रोत है और आधार है। और यह चीज ममता ने डील के तहत बंगाल में एकदम ऐसी फसल लहला रही है अभी हर जिले में बंगाल में कि हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि और कारपोरेट फंडिंग, ममता को कारपोरेट फंडिंग कम नहीं है। ममता जिस समय 2011 में आई थी उस समय भी मैंने लिखा था और अब फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ममता को लाने में हिंदुस्तान के कारपोरेट घरानों की गहरी दिलचस्पी थी। और ममता को लाने में कारपोरेट घरानों की ही नहीं, सीआईए की भी गहरी दिलचस्पी थी। विकीलीक में वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपोज हो चुके हैं। तो अपराधीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें बरहस्त किसका है? पूंजी किसकी लगी हुई है? कारपोरेट घरानों की पूंजी लगी हुई है। ये जो अपराधीकरण नीचे हो रहा है, ये जो सांप्रदायिक विभाजन नीचे हो रहा है, ये जो गुंडों के लिए जो रसद जुटाई जा रही है, ये आ कहां से रही है? मेरी बात मत मानिए, रतन टाटा की बात मानिए। रतन टाटा ने जब सिंगूर के आंदोलन के संदर्भ में अपने कारखाने को बंद करने का फैसला करते हुए कलकत्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो रतन टाटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ कहा कि ममता के इस आंदोलन के पीछे एक कारपोरेट हाउस लगा हुआ है, जो कि टू व्हीलर का सबसे बड़ा हाउस है। वो नहीं चाहता कि छोटी कार नैनो बाजार में आए, क्योंकि उसका 30,000 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर था टू व्हीलर का। उस कारपोरेट हाउस ने 10,000 15,000 करोड़ रुपए ममता के पीछे ऐसे ही डाल दिया कि लड़ो तुम, ये कारखाना नहीं बनना चाहिए। और कारखाना नहीं बना। कारखाना 85% बनने के बाद चालू नहीं हो पाया। नैनो कार बाजार में आई नहीं अल्टीमेटली। आज अगर उस इंडस्ट्री का मालिक किसी राष्ट्रीय नेता के साथ खड़े होकर अगर भाषण दे, वेबिनार करे, घिन आती है मुझे। क्योंकि आपने अपराधीकरण के लिए, एक इंडस्ट्री को बंद कराने के लिए पैसा खर्च करने वाले नेता को रोका नहीं, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट को रोका नहीं, और उसने बंगाल की सबसे ज्यादा क्षति की। ममता अपने पैरों पर नहीं खड़ी हुई, ममता को खड़ा किया गया है। और किसने खड़ा किया? हिंदुस्तान के कारपोरेट घरानों ने और मल्टीनेशनल कंपनियों ने। तो बंगाल के पराभव में सबसे बड़ी भूमिका किनकी है? लेफ्ट फ्रंट के अपने जो दुष्कर्म है उनकी तो भूमिका है ही, लेकिन बड़े पूंजीपतियों की सबसे बड़ी भूमिका है। लेफ्ट फ्रंट अभी भी अपनी गलतियों को महसूस नहीं करता। सीपीएम के लोग अभी भी अपनी गलतियों को महसूस नहीं करते। आज तक जिन नेताओं ने गलतियां की थी वो पार्टी से निकाले नहीं गए और पद से हटाए नहीं गए। तो बंगाल की जनता तो इतनी गधा नहीं है कि जिस नेता ने अपराधियों को संरक्षण दिया हो, जिस नेता के कार्यकाल में सबसे ज्यादा ब्रूटल अटैक हुए और सामान्य लोगों के ऊपर, वो नेता पार्टी में पॉलिट ब्यूरो तक बना रहे और लोग उसकी जय जयकार करते रहे,
और जनता उसे सिर पर रखेगी? बिल्कुल नहीं, कूड़े के ढेर पर फेंक देगी, और फेंक दिया। तो अपराधीकरण से लड़ने के लिए सीपीएम ने क्या किया? क्या उन नेताओं को पार्टी से निकाला? क्या वो पार्टी इकाइयां भंग की गई जहां गुंडे पलते थे? नहीं। तो बंगाल में वापसी संभव है? जी नहीं, बंगाल में लेफ्ट कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि अपराधीकरण से लड़ने की लेफ्ट में ताकत नहीं है। अपराधीकरण से लड़ने के लिए जरूरी है कि लेफ्ट पहले अपने अंदर देखे, और अपने अंदर देखने की क्षमता नहीं है। क्रोनी कैटलिन को परास्त करने के लिए मेरे पास में कोई मंत्र नहीं है। बीएम प्रसाद जी, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसा कि मैंने पढ़ा है, वादे वादे जायते तत्वबोधो, वाद विवाद संवाद करके ही हम कोई एक नई चीज इवॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट के लोग तो विवाद करने के लिए तैयार नहीं है, वाद विवाद बहस करने के लिए तैयार नहीं है। लेफ्ट की पत्रिकाओं में कोई बहस नहीं है बंगाल के पार्टी के अपराधीकरण को लेकर। रास्ता कहां से निकलेगा? आप यहां से सोचिए, आप यहां से सोचिए कि क्या अमर सेन का कोई लेख है बंगाल में मध्य वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग का जिस तरह से अपराधीकरण हुआ है उसके खिलाफ में अमर सेन ने कभी कुछ लिखा? आप बंगाल के 5 टॉप जीनियस लोगों के नाम उठाइए, आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। जब इंटेलेक्चुअल्स जो है वो इस चीज को नोटिस लेने के तैयार ना हो, जिस समाज में वो पैदा हुए उस समाज को देखने के लिए तैयार ना हो कि उस समाज का अपराधीकरण कैसे हो गया, वो बाहर से, फ्रांस से लोग आएंगे सोचने के लिए, न्यूयॉर्क से लोग आएंगे सोचने के लिए कि बंगाल में कैसे अपराधीकरण हुआ। बंगाल में अपराधीकरण के बारे में बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स पहले बोलें, लिखें, अपने को पहले अपराधियों से अलग खड़ा करें। हमारे इंटेलेक्चुअल्स में यह क्षमता ही नहीं है कि वो बोलें और खड़े हों। सेमिनार रूम में बोलना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक दल जिससे आप जुड़े हुए हैं उसके मंच पर बोलना जाके कि अपराधीकरण को रोका जाना चाहिए, ये सबसे मुश्किल काम है। और फिर आपको वही देखना पड़ेगा जो मेरे ऐसे साधारण पार्टी मेंबर को देखना पड़ा। मैंने 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 सीपीएम को बड़ा प्रकोप झेला है अपने जीवन में, अभी भी झेलता हूं। मैंने जितनी हेट्रेट मैंने 27 साल में 95 से लेके टिल टुडे मैंने सीपीएम के लोगों की अपने प्रति देखी और झेली है, आप में से किसी ने नहीं देखी। लेकिन मैंने कभी सरेंडर नहीं किया, मैंने कभी गलत चीज का समर्थन नहीं किया, कभी नहीं किया। मुझे कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, कोई मुझे पद नहीं चाहिए। मुझे जो कुछ मिलना था वो ईश्वर की कृपा से, अपनी मेहनत से मुझे सब कुछ मिला। मुझे कोई अफसोस नहीं किसी चीज पर। मेरी चिंता यह है कि जो लोग सीपीएम में रहे या हैं, वे लोग बंगाल के बारे में क्यों नहीं बोलते? उन्हें बोलना चाहिए। उसी से ये क्रोनी कैप्लिन के बारे में एक विवाद निकलेगा। क्रोनी कैप्लिन का मतलब बीजेपी और कांग्रेस ही खाली नहीं है, क्रोनी कैप्लिन से कम्युनिस्ट पार्टियां भी प्रभावित हैं। क्रोनी कैप्लिन का सबसे वर्स्ट फॉर्म में रिफ्लेक्शन, लुम्पेन कैप्लिन का सबसे वर्स्ट फॉर्म में रिवोल्यूशनरी रिफ्लेक्शन है माओवाद। बीएम प्रसाद जी, मैं जुड़ा नहीं रहा, मैं तो बहुत कोशिश की, लेकिन लोग
किसी तरह से बांधे रहे, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि लोग मान जाएं, लेकिन जब नहीं माने तो अल्टीमेटली निकल आया। अभी भी मैं सीपीएम को बेहतर पार्टी पसंद करता हूं, बेहतर पार्टी मानता हूं। हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां उनमें बेहतर पार्टी है, उसके बाद में बेहतर प्रोग्राम है। अभी भी मेरा मानना है कम्युनिस्ट पार्टियां हिंदुस्तान की बहुत बेहतर हिफाजत कर सकती हैं। सिर्फ यह है कि ये जो प्रसंग है अपराधीकरण वाला, इस प्रसंग पर बंगाल एक बहुत बड़ा, जिसे कहें कि गले की हड्डी है लेफ्ट के लिए। अपराधीकरण पर बोलने के लिए बंगाल को आपको खंगालना होगा। बंगाल को इग्नोर करके आप अपराधीकरण पर बात नहीं कर सकते। और यह पहल कौन करेगा? बेहतर हो यह पहल तो सीपीएम की लीडरशिप करे। सीपीएम की लीडरशिप यह बहस शुरू करे कि बंगाल में पार्टी का अपराधीकरण हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ था तो क्यों हुआ था, क्या उसके कारण थे, और उससे मुक्त होने के लिए किसी भी प्लेनम में, पार्टी के कांग्रेस में कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लिए गए। खुल के बहस करने में क्या दिक्कत थी? आज भी क्या दिक्कत है? सूर्यकांत मिश्रा ने कहा है कि वो अगले इलेक्शन में जीत के आ सकते हैं। गुड लक, हमें तो मैं शुभकामना ही दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जीत के आ सकते हैं। क्योंकि अपराधीकरण जब आपके मानसिकता में चला जाए, आप जो सरकार की, जो राज्य की जो संरचनाएं हैं, एक छोटी सी बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने राज्य की संरचनाओं को गौड़ बना दिया और पार्टी की संरचनाओं को प्रमुख बना दिया। पार्टी प्रमुख हो गई और सरकार गौड़ हो गई, और इसने सबसे बड़ी क्षति की। और राजनीति के अपराधीकरण का यह एक बहुत मेजर हिस्सा है। ठीक वही काम नरेंद्र मोदी अभी पूरे देश में कर रहे हैं, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे हैं। वो पूरी ब्यूरोक्रेसी का एकदम सांप्रदायिकीकरण कर रहे हैं। अब वहां आरएसएस के जो लोग कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। केंद्र का मंत्री जो कहता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, केंद्र के कानून जो कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आरएसएस जो कहता है वो महत्वपूर्ण है। ये जो पार्टी का प्रधान हो जाना और राज्य की संरचनाओं का गौड़ हो जाना, ये फिनोमेना सबसे पहले बंगाल में देखा गया, और यही फिनोमेना अब पूरे राष्ट्र के स्तर पर नरेंद्र मोदी एंजॉय कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को पछाड़ने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपना मूल्यांकन करें और देखें कि कहां गलती हुई है। नरेंद्र मोदी ठीक आपको पकड़ में आएगा कहां गलती हुई है, अन्यथा नरेंद्र मोदी को आप पछाड़ नहीं सकते। आत्मालोचना के बिना आलोचना विकसित नहीं होती। हम आलोचना तो करना चाहते हैं लेकिन आत्मालोचना नहीं करना चाहते, और यही सबसे बड़ी कमजोरी है। राजनीति के अपराधीकरण के वे आयाम जो कि सिर्फ गुंडे तक और गुंडे की जो हिंसक गतिविधियां उन तक सीमित नहीं होते। अपराधीकरण के वे आयाम भी हैं जो कि साइलेंटली कल्चर में, एजुकेशन में, सामाजिक विभाजन में, जातिगत विभाजन में वे चले आते हैं। ये अपराधीकरण के वे साइलेंट फॉर्म में, इनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। और बंगाल के संदर्भ में तो खास तौर पर इस बात की मीमांसा की जानी चाहिए। आप ये तो कहते हैं कि नक्सलों से झगड़े हुए, नक्सलों से मारपीट हुई, लेकिन आप ये नहीं कहते कि नक्सलों ने अपराधीकरण किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट फ्रंट बंगाल का पुनरावलोकन करे, बंगाल की पार्टी और उसके कामकाज के अपराधीकरण की प्रक्रिया, बंगाल के में अपराधीकरण के आने के जो हिस्टोरिकल कारण है उनकी खोज करे, अगर वापस चाहते हो तो। अगर ये नहीं करते तब तक ये दिक्कत रहेगी। अब दिल्ली दूर है, बंगाल अब बाम से बहुत दूर है, ये दिक्कत रहेगी, क्योंकि आप ये पलट के देखना नहीं चाहते।
और ये वैसे ही हो रहा है जैसे सोवियत संघ में हुआ। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने पलट के देखा ही नहीं कि नीचे अपराधीकरण हुआ कि नहीं हुआ, पूरी पार्टी कोलैप्स कर गई। बंगाल में भी यही हुआ, नरेंद्र मोदी के साथ भी यही होगा, क्योंकि पलट के देखने को तैयार नहीं है। ये खाली किसी गुंडे ने जब हत्या की, वो मीडिया में इशू बन गया, तो खाली घर उड़ा देंगे, खाली गोली से मार देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। वो एक दुबे मरेगा, दूसरा दुबे पैदा हो जाएगा, दूसरा दुबे मरेगा, तीसरा कोई चतुर्वेदी पैदा हो जाएगा, कोई ना कोई अपराधी आता ही रहेगा, क्योंकि वे रक्त बीज हैं। उनकी बूंद जहां गिरेगी वहीं एक रक्त बीज पैदा होगा। अपराधीकरण रक्त बीज की तरह है, वह जहां जहां भी उसके एक एक पसीने की बूंद गिरेगी अपराधी की, वहां वो अपराधी पैदा होगा। वो पसीने की बूंद उसकी संस्कृति में गिरेगी तो वहां अपराधी पैदा होगा, और उसकी राजनीति में गिरेगी तो वहां अपराधी पैदा होगा, शिक्षा में गिरेगी तो वहां अपराधी पैदा होगा। तो अपराधीकरण एक साधारण चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है, और यही वह है उसके रौरव नरक का द्वार है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।